हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का पहला चैप्टर इतिहास को कैसे जाने, है ना, यानी कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था। आप लोग भी अपनी बातें पूछते हो ना कि दादी मैं जब छोटा था तो क्या क्या हरकतें करता था, शैतानियां कैसे करती थी। तो आपको कौन बताता है? या तो आपके फोटोज बताते हैं जो फोटो खींची गई होंगी, या फिर आपकी दादी नानी या आपके दादाजी बताते होंगे कि तुम शैतान थे, है ना। तब तो वो बताते थे, लेकिन जो मेरी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उससे हमें कौन बताएगा? हमारे दादा दादी बताएंगे? नहीं ना। तो हम उसके लिए कुछ साक्ष्य हैं। तो वो क्या है? हजारों वर्षों पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उन्हें हम किस में अध्ययन करते हैं? इतिहास में अध्ययन करते हैं, है ना। जो चीज हमारा बीत चुका होता है, यानी जो हमारा पास्ट होता है, उसका अध्ययन हम अपने हिस्ट्री में करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों पर आधारित बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। यानी हिस्ट्री केवल एक ये टूल्स आप कह सकते हो कि जो हमारा पास्ट है, उस समय के लोग जो क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, उनको जानने का बस एक स्रोत है ना। फिर क्या है? अब हम कैसे पता लगाएं कि उस समय क्या हुआ था? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, है ना। जब हम लोग जब विकसित अवस्था में आए, पहले हम कहते नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या हमारे पूर्वजों को लिखना आ गया था? क्या बंदरों को लिखना आता है? नहीं ना। तो हमारे पूर्वज भी लिखना नहीं जानते थे तब उस युग में, और उनके विषय में जानकारी हमें कैसे मिलेगी? अब ये तो है नहीं कि वो हमको आके बता के गए, नहीं ना। तो वो जो भी चीजें यूज करते थे, अब यूज करके हर चीज तो आदमी लेके जाता नहीं, प्रॉपर ले जाके रखेगा नहीं, तो वो वहां पे छोड़ देते थे, है ना। जो जहां रहते थे वहीं छोड़ते थे। उन चीजों से जो यूज की हुई और जो छोड़ी हुई चीजें होती हैं, उनको हम देख के उनसे हम समझते हैं, अनुमान लगाते, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हमें नहीं पता रहता है। हम बस अनुमान लगाते हैं। जो हमारा इतिहास है ना, आप उसको कह सकते हो कि हम अनुमान के द्वारा उसको समझते हैं, है ना। तो उन साक्ष्यों द्वारा ही हम चीजों को समझते हैं। जैसे उस समय वहां के मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर खिलौने हो गए, या फिर वहां पे जो यूज करते थे घर बनाने में, घास फूस, कुछ ना कुछ तो उसमें जो बच जाते हैं टुकड़ों, उन्हीं को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि इस चीजों से वो खाना बनाते होंगे या घर बनाते होंगे। कैसे कपड़ों के टुकड़े अगर मिल गए तो वो कपड़े कैसे पहनते होंगे। तो ये सारी चीजें उनकी जो छोटी छोटी हुई कुछ टुकड़ों में मिली हुई चीजों से हम उनका अनुमान लगाते हैं। इन वस्तु के पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से, यानी ये चीजें हमको कहाँ मिल जाएगी? ऊपर रखी हुई तो मिलेगी नहीं। जब हम कभी घर बनाते होंगे, अपना घर बनाते हैं, या कहीं पे कोई खुदाई होती, तो उसके नीचे से ये सब चीजें निकलती है। और जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, यानी जो उसका अध्ययन करने वाले होते हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाले होते हैं, वो इसकी जानकारी हमें देते हैं। अब क्या है? इतिहासकारों ने इनको 3 भागों में बांट दिया है। जो हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा जो पास्ट है, उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहले में उन्होंने क्या बताया है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं है, उसको हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कोई भी रिटन चीज नहीं होता है, हमें बाउल के टुकड़े हुए, या पत्तियां हुई, या फिर कुछ दबे हुए पत्थर हुए, उसके द्वारा जो चीजें हमें मिलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकते हैं, उन्हें हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब कुछ चीजें, अब उस समय ऐसा थोड़ी ना था कि हम लोगों की जो लिपि है, हम लोग किस लिपि में पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं ना। अब वो लिपि तो पहले लिखी नहीं जाती होगी, अब वो लोग अपने हिसाब से समझ में आता है। जैसे फ्रेंच हुआ, या फिर इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फ्रेंच में पढ़ लो तो क्या फ्रेंच हमें पढ़ने आएगा? नहीं पढ़ने आएगा। या फिर अगर कोई जापान की लैंग्वेज अगर कोई लिख के दे दे तो क्या हमें पढ़ने आएगा? नहीं आएगा ना। वैसे ही जो लिखित साक्ष्य थे उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उनको हमने क्या कह दिया
कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल वो हो गया जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल वो हो गया जिसमें लिखा तो है बट हम उसको पढ़ने में योग्य नहीं है। तीसरा क्या है, इसी प्रकार जिसमें लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है और जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, उस काल को हम ऐतिहासिक काल करते हैं, यानी जो हमें समझ में आ गया वो हमारा ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, मानव ने जब लिखना शुरू किया था तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था, यानी जब शुरू में व्यक्ति जब लिखने लगा, जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, कुछ तो लिखना सीख गए थे, अब वो लिखने लगे तो ऐसा तो नहीं कि कागज बन गया, कागज तो नहीं मिला। आपको पता है ना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कागज का हमने विदेशियों से सीखा ना, जब आए थे हमारे यहाँ उनसे हमने जाना, यहाँ पे उनको तो ज्ञान था नहीं कागज का, तो वो किस पे लिखते थे, वो पत्तों पे लिख देते थे, ताड़ पत्रों पे, भोज पत्रों पे, है ना, और पत्थरों पे, शिलाओं पे, मिट्टी पे, बर्तनों पे, वो उनको जहां जगह मिलता था वो वहां लिखते थे, है ना। तो अब आप लोग देखो, जैसे ताड़ पत्र, ये है ताड़ के पेड़, जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उनको हम ताड़ पत्र कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे जैसे आपकी पिक्चर है कि ये क्या है, हमारा ताड़ पत्र है। दूसरा क्या होता है, ये है आपका भोजपत्र, यानी जो पेड़ों की जो छाल होती है ना, उस पे भी हम लोग लिख के, पहले के लोग लिखते थे, अभी भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, पूजा वूजा में कभी कहते हैं, पंडित जी बताते हैं कि भोजपत्र लेके आइए, उस पे कुछ लिखना है ना, तो वो कभी कभी दिख जाता है हम लोगों को, तो ये भोजपत्र है आपका। ठीक है, तो और इसमें क्या है, दूसरा क्या है आपका ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, जो तांबे के ऊपर, तांबे के जो धातु होती है उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, वो पत्ता हो सकता है या फिर बर्तन हो सकता है, किसी के भी उस पे भी ये लिखा जाता है। तो अब तांबे पे लिखा हो गया तो इसको हम लोग ताम्रपत्र कह देते हैं। ठीक है, अब पत्थरों पे लिखा होता है, पत्थरों पे शिलालेख, जैसे शिलालेख का एग्जाम्पल हमको अभी भी अपने अपने घरों पे मिल जाएगा। हम लोग अपने अपने घरों पे नेम प्लेट लगवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सबके घरों पे लगा होता है, आपका नाम, दादा का नाम, पापा का नाम लिखा होता है, किसी किसी के घर में दादी जी लोग का नाम लिखा होता है ना। तो वो हो गया, क्या हो गया आपका शिलालेख हो गया, पत्थर लेख हो गया। खंभों पे भी लिखा जाता है, जैसे पुराने समय में आप जाके मंदिरों में देखोगे तो उसमें नक्काशी की रहती है, उसमें माता का नाम, भगवान का नाम लिखा होता है, तो वो शिलालेख होता है। तो ये सब चीजें जो है पहले के लोग लिखते थे इन पे, क्योंकि उनको कागज का ज्ञान नहीं था। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्काल लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने का स्रोत का साधन लगभग सेम ही है। ठीक है, जो भी है ऐसे ही हमको पुराना जो भी है लेख उसी से प्राप्त होता है, ताम्रपत्र से, आपका भोजपत्र से, है ना। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, यह अभिलेख अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप लोग बता सकते हो किस लिपि में लिखा हुआ है, आपको पढ़ने आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में नहीं है। जो हम लोग पढ़ते हैं अभी प्रेजेंट में, जो हम लोग जानते हैं वो देवनागरी लिपि है, तो इसमें हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इस लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। क्या कहते हैं हम इसको? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का ये जो पहला साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुआ है? रुम्मनदेही में प्राप्त हुआ है, नेपाल से। ठीक है, इसमें अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यानी उसने अपना जो राजस्व से रिलेटेड चीजें होती हैं या जो भी अपने राज्य में वो जो कर रहा होता है उसका वो लिखवा देता था, पत्थरों पे, शिलाओं पे लिखवा देता था और घोषणा कर देता था। तो इस शिला पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो भी किसान जो उपजाऊ करता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल, दाल हो, कपास हो, जो भी चीज हो वो उपजाऊ करता है, उसका 8वां भाग जो है उसको कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे हम लोग भी आज भी जो भी अपना इनकम होता है हमारा, तो हम इनकम टैक्स पे ही है ना, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, अपने घर में रहते हैं तो हाउस टैक्स देते हैं, पानी यूज करते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी जो फसल उत्पादन की जाती है उसका 8वां हिस्सा वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। अब आप लोग ये देख रहे हो देवनागरी पे हमने क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। आपको हिंदी में लिखा हुआ है, हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हम आराम से पढ़ लिए सत्यमेव जयते। बट नीचे का आप हमें पढ़ के बताइए, पढ़ सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है
और हमारे जो पुरातत्ववेदियों ने बहुत मेहनत की है इस पे, तब वो लिखना सीखे हैं कि हिंदी में अगर हम लिखते हैं सत्यमेव जयते इस तरीके से, और ब्राह्मी लिपि में ये तरीका है। और मैं आपको क से लेके ज्ञ तक का आप लोग को एक और दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छी चीज है। ये आपका अ आ इ ई उ ऊ, ऊपर वाली जो लिपि है वो आपको पता है कौन सी लिपि है? वेरी गुड, ब्राह्मी लिपि है। और नीचे जो हम पढ़ पा रहे हैं एग्जैक्टली अ आ इ ई, वो हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो इससे मैंने अ से लेके यहाँ तक आप लोगों के लिए दिया है। घर में बैठ के प्रैक्टिस करिएगा और एक नई लैंग्वेज में लिखिएगा और मम्मी को जाके दीजिएगा, है ना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उसके बाद क्या है? सिक्के एवं मोहरे, यानी सिक्के और मोहरे जो उस समय प्राचीन काल की हुआ करती थी, वो भी एक इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। यानी सिक्कों से और मोहरों से हमको उस समय चल रही प्रणाली के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। सिक्कों से तात्कालिक शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला, धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इन सिक्कों को देख के, इन मोहरों को देख के आपको कलर से भी समझ में आ रहा होगा ना कि ये सोने का है, ये चांदी का है और ये तांबे का है ना। तो ये जो चीजें होती थी, इन पे क्या करते थे वो लोग, उस शासक मतलब कौन सा शासक आया, कब से कब तक शासन किया, वो लोग मोहरों पे लिखवा देते थे, अपना नाम लिखवा देते थे और अपना समय काल लिखवा देते थे। या अगर उन्होंने कोई विशेष स्थिति में, विशेष परिस्थिति में वो सिक्का भी वो लोग लॉन्च करते थे। यानी कभी उनके यहाँ कोई बच्चा हुआ तो अपने बच्चे के खुशी में कर दिया, या उन्होंने कभी विजय कहीं प्राप्त की है तो वहां पे कर दिया, तो वो एक ओकेजनली वो सिक्के भी जारी किया करते थे। और मोहरे वो करते थे जब अपना व्यापारिक स्थिति को, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि हम कहाँ कहाँ व्यापार करते हैं और हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज का व्यापार करते हैं, तो मुहर लगाते थे और मुहर लगा के वो, ठप्पा लगा के वो हर जगह भेजते थे। ठीक है, जैसे कि और गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। आप लोग इस सिक्कों पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे पहला जो सिक्का होता है उसमें कुमारगुप्त को हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाया गया, यानी वो बहुत अच्छा घुड़सवारी करते होंगे। तो भाई राजा जी हमारे घुड़सवारी कर रहे हैं, तो उनको क्या गया, मोहरों पे अंकित करके सब जगह बंटवा दिया गया, मतलब लोगों में बांट दिया गया। तो फिर वो मुद्रा चलन में आ गई। अब हमारे और आपके इस समय का प्रेजेंट मुद्रा में क्या आता है, पैसे में कहीं पे शेर वाला है आपका, और कहीं पे क्या होता है, आपके दो बाल बने होते हैं, बीच में 1 लिखा होता है ना, थम्स अप वाला 1 चल रहा है। तो ये सब क्या है, एक सिंबल के रूप में दे रहे हैं कि ये 1 का सिक्का, ये 2 का सिक्का, ये 5 का सिक्का, सब पे अलग अलग पिक्चर्स होते हैं ना। वैसे ही हमारे पुराने जमाने में भी लोग राजा से रिलेटेड बना देते थे, देवी देवता से रिलेटेड, वो जो भी उनके होता था वो अपना मोहर में बनाते थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हो गए हैं। यानी सिक्कों और मोहरों से हमें पता चल जाता है कि वो कौन कौन से व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ करते थे। और दूसरी चीज, सिक्कों से पता चल जाता है कि उनका इतिहास, कार्यकाल, कौन से राजा कब तक राजा थे और वो क्या क्या करना उनको पसंद था। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया में मिली हैं। आप ये सोच लो कि हड़प्पा काल में मोहरें चलती थी जो कि हमें मेसोपोटामिया में मिली हुई हैं। उससे पता चलता है कि जो वहां के लोग थे वो व्यापार मेसोपोटामिया में भी होता था। अब सोच लो वहां पे व्यापार चलता होगा तभी तो मोहरें हमको मिल रही हैं। मोहरों का साइज देख रहे हो कैसा है, वो उसमें भी उन्होंने अपना आकृतियां बनाई।